आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आज दक्षिण भारत के लिए लोकसभा में ज़्यादा सीटें हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ एक लंबे संघर्ष का आह्वान किया। सीएम ने एक दिन पहले सुझाव दिया था कि परिसीमन प्रक्रिया के दौरान 50% सीटें जनसंख्या के आधार पर और बाकी 50% सीटें हर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर आवंटित की जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए की जा रही परिसीमन प्रक्रिया से उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को अनुचित लाभ मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 5 दशकों में इन राज्यों की जनसंख्या में तो वृद्धि हुई है, लेकिन दक्षिण राज्यों की तुलना में इनका सकल राज्य घरेलू उत्पाद उस अनुपात में नहीं बढ़ा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आगे चेतावनी दी है कि बीजेपी लोकसभा सीटों में 50% की वृद्धि के आधार पर प्रतिनिधित्व बढ़ाने की आड़ में दक्षिण राज्यों के लिए सीटों को कोटा कम करने की साजिश रच रही है। सीएम ने ये बातें अम्बेडकर जयंती के अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए कही। सीएम रेवंत रेड्डी ने आने वाले परिसीमन का जिक्र कर रहे थे, जिसमें देश में जनसंख्या वृद्धि के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में 2 उम्मीदवारों के अपने समर्थन में कलियाचक के कलिकापुर कालबारा मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। वही इस जनसभा को संबोधित करते हुए एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। करने आया हूं और आप जानते हैं कि आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया और संविधान ये कहता है कि हम सब बराबर के नागरिक हैं और कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। कोई हमको ये नहीं बोल सकता कि अगर तुम हमारी पूजा नहीं करोगे तो तुमको इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा। कोई हमको ये नहीं कह सकता कि अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। बाबा साहेब का संविधान हम तमाम को बराबर का नागरिक मानता है और हम बताना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी को और ममता बनर्जी को कि ये संविधान जो हमको नागरिक बनाता है, मोदी ये कहता है कि अगर आप हम उनका साथ नहीं देंगे तो हमको घुसपैठिया कहला दिया जाएगा। ममता बनर्जी ये बोलती है कि अगर मुझे वोट नहीं देंगे तो फिर आप तमाम लोगों को नुकसान पहुंचेगा। याद रखो ममता बनर्जी और मोदी, तुम दोनों भाई बहन की जोड़ी हो, मगर संविधान सबसे बड़ा है। कोई हमको इस देश से निकाल नहीं सकता। हम यहाँ पर रहेंगे और अपने हक को हासिल करके, क्योंकि बाबा साहिब का संविधान हम तमाम को नागरिक बनाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 23 तारीख के दिन भीम पार्टी के मरीन इस्लाम को वोट देकर कामयाब करिए। तेलंगाना के जोगुलंबा गढ़वाल जिले के एक सरकारी स्कूल में 15 छात्रों को कथित तौर पर 10वीं कक्षा की किताबें लेने के लिए उनके प्रिंसिपल ने बेत से पीटा। यह बेत की पिटाई उड़ावली मंडल के आलमपुर चौरस्ता स्थित ज्योतिराव फूले गुरुकुल स्कूल में हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में छात्रों के पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों पर इस सजा के निशान साफ देखने को मिल रहे हैं। वहीं उड़वल्ली पुलिस ने बताया कि इस घटना के संबंध में अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी बहुत ज़्यादा निराश लग रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द ही देश में महिला आरक्षण बिल लागू होने जा रहा है। जब कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत था तब उन्होंने महिला आरक्षण बिल को कानून बनाने की कोशिश नहीं की। अब पीएम मोदी के प्रयासों से यह बिल पास हो गया है और महिला आरक्षण अब एक हकीकत बन चुका है। तो सवाल यह है कि आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं। कांग्रेस झूठे और बेबुनियाद आरोपों के जरिए इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि वे उत्तर और दक्षिण के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे संबंधित पक्षों से बातचीत करने का एक और प्रस्ताव लाकर इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
महिला आरक्षण बिल पर बीआरएस नेता रावुला श्रीधर रेड्डी ने कहा कि जब आप लोकसभा सीटें बढ़ा रहे हैं तो इस पर राष्ट्रीय सहमति बनाना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि सभी राज्यों में सीटों को 50% तक बढ़ाने के केंद्र के प्रस्ताव में कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि चूंकि यह भी सभी प्रक्रिया पूरी तरह से शुरुआती चरण में है, इसलिए केंद्र को निश्चित रूप से सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि बिल को लागू करने में पहले ही देरी हो चुकी है और परिसीमन का काम अभी काफ़ी समय से रुका हुआ है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और कैबिनेट इसे जल्द से जल्द लागू करने के लिए एक सही फैसला लेंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर एआईटीसी के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता तमय घोष ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को यह समझना चाहिए कि ममता बनर्जी लोगों से उनके धर्म की परवाह किए बिना प्यार करती हैं। यही हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य और स्तंभ है। ममता बनर्जी ने हमेशा एक सही नेता की तरह काम किया है। उन्हें यह समझना चाहिए कि वे केवल अपने धार्मिक पहचान दिखाकर राजनीति कर रहे हैं। See, Mr. Owaisi must understand that Mamata Banerjee loves people, irrespective of Hindu, Muslim, Christian, Buddhist, Jains, irrespective of their religion. बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने आज कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बीआर अम्बेडकर के प्रति सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर केटीआर ने बीआरएस नेताओं के एक समूह का नेतृत्व करते हुए हैदराबाद के टैंक बंड स्थित 125 फुट ऊंची अम्बेडकर प्रतिमा पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस ने अपनी राजनीतिक नींव अम्बेडकर के मूल दर्शन शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो पर रखी और इन्हीं सिद्धांतों के मार्गदर्शन में पार्टी ने तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिलाने के में सफलता प्राप्त की। वही अगर उन्होंने ये कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस अम्बेडकर प्रतिमा की स्थापना की थी, केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों के माध्यम से सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से हमने दलित बच्चियों के लिए 1000 गुरुकुल स्कूलों की स्थापना की और राज्य सचिवालय का नाम भी बाबा साहेब के नाम पर रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने 2024 से ही अम्बेडकर की मूर्ति को बंधक बनाकर रखा था और बीआरएस के दबाव के बाद ही राज्य स्तरीय अम्बेडकर जयंती समारोह आयोजित किया। एलपीजी की कमी के बीच जमाखोरी की एक और घटना में तेलंगाना के मेडक में ग्रामीणों ने आज एक ऑटो से सिलेंडर चुरा लिए जो एक गैस एजेंसी को जा रहा था। उनके अनुसार सिलेंडर बुक किए हुए 41 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी सिलेंडर डिलीवरी नहीं हुई। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने एक ऑटो को रोक लिया और उसमें से गैस सिलेंडर चुरा लिए। सिद्दीपेट की यह घटना एलपीजी सिलेंडरों की कमी के बीच तेलंगाना से सामने आई है। वही आपको बता दें कि 26 मार्च को हैदराबाद के शेखपेट के निवासियों ने एक गैस एजेंसी के बाहर खड़े डिलीवरी वाहन से सिलेंडर को छीन लिया था। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में एक व्यक्ति को सिर पर सिलेंडर रखकर ले जाते हुए देखा जा सकता है, जिसे एजेंसी के कर्मचारियों ने रोक लिया और मौके पर मौजूद ग्राहकों ने बताया कि पहले से बुकिंग करवाने के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज एक क्वांटम रेफरेंस सुविधा का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य भारत का पहला संप्रभु हार्डवेयर इकोसिस्टम तैयार करना और उन्नत कंप्यूटिंग प्रणालियों के स्वदेशी निर्माण को गति देना है। मुख्यमंत्री ने इस ग्रीन फील्ड राजधानी शहर के एक निजी कॉलेज में इस सुविधा का उद्घाटन किया और AQRF को राष्ट्र को समर्पित किया। अमरावती क्वांटम वैली पहल के तहत विकसित ये सिस्टम भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित ओपन एक्सेस क्वांटम कंप्यूटर है, जिसने कई संस्थानों तक फैली सप्लाई चेन के साथ देश के भीतर ही डिजाइन, असेंबल और टेस्ट किया गया है। विश्व क्वांटम दिवस पर हुआ यह एक लॉन्च अमरावती को क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र और भविष्य के क्वांटम सुविधाओं के राष्ट्रीय नेटवर्क के मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है। एक पिछली प्रेस रिलीज के अनुसार अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी भारत का राष्ट्रीय क्वांटम हार्डवेयर टेस्टिंग ग्राउंड है, जो वास्तविक ऑपरेटिंग स्थितियों के तहत क्वांटम घटकों के सत्यापन, बेंचमार्किंग और प्रमाणन को सक्षम बनाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर आज संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत देखने को मिली।
इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और कई अन्य नेता भी उपस्थित थे और उन्होंने अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे को संक्षिप्त बातचीत के दौरान एक दूसरे का अभिवादन करते और मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। ओम बिरला और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी खड़गे के पास गए और उनसे हाथ मिलाया। इस दौरान दोनों नेताओं की संक्षिप्त बातचीत हुई। इसके बाद दोनों नेताओं को एक साथ हंसते हुए देखा गया। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बातचीत करते हुए भी देखा गया था। वही आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे के करीब खड़े होकर विनम्रतापूर्वक कुछ शब्द कहे और फिर अपने अपने कार्यक्रमों के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी ने संसद परिसर में अंबेडकर की 135वीं जयंती पर संसद सदस्यों और अन्य लोगों के साथ उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तमिलनाडु में आगामी चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। यह घोषणा पत्र चेन्नई में भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा द्वारा जारी किया गया। इस अवसर पर पार्टी के अन्य प्रमुख नेता, जिसमें तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नयनार नागेंद्र, भाजपा नेता के अन्नामलाई और सौंदरराजन भी उपस्थित थे। घोषणा पत्र में जन कल्याण को मजबूत करने, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार करने और राज्य के निवासियों के लिए आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। वहीं तमिलनाडु में मतदान 23 अप्रैल को एक ही चरण में होगा, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। नवीनतम मतदाता सूची के अनुसार राज्य में लगभग 5.67 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। कुल 234 विधानसभा क्षेत्रों में से 44 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र जारी होने पर बीजेपी नेता आर शरद कुमार ने कहा कि यह तमिलनाडु के लोगों के लिए एक अच्छा घोषणा पत्र है जो राज्य को एक अलग ही स्तर पर ले जाएगा। परिसीमन पर एमके स्टालिन के वीडियो संदेश के बारे में उन्होंने कहा कि वह बेवजह तमिलनाडु के लोगों में डर पैदा कर रहे हैं कि परिसीमन से राज्य में सीटों की संख्या कम हो जाएगी। वह झूठा प्रचार कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि एनडीए की बड़ी संख्या में सीटें मिलेंगी और एडप्पी सत्ता में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज तमिलनाडु में आगामी चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वह इस घोषणा पत्र में उन्होंने कई बड़े वादे किए हैं। इसी बीच अब कांग्रेस के नेता उदित राज का पलटवार सामने आया है। ये तो मतलब है कि जब चुनाव के दौरान वोट के एक दिन पहले ये लोगों के खाते में डाल सकते हैं पैसा, तो ये भी जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करना हो ये कर सकते हैं, फ्री है। दूसरी बात है, दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि फ्री भी है, और ये फ्री भी के डबल ट्रिपल फ्री भी करे, ये करे तो सब ठीक है और दूसरा करे तो गलत है। और एक दूसरी बात है, ऐलान तो कर देते हैं, लागू कहीं होता क्या? 2 करोड़ रोजगार लोगों को मिले, 15 लाख लोगों के खाते में आया, तो तमिलनाडु की जनता को झूठ बोलने गए हैं और ये झूठ का पुलंदा है ये मैनिफेस्टो। परिसीमन पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के वीडियो संदेश पर बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, मुख्यमंत्री ने उस वीडियो में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, वह कह रहे हैं कि तमिलनाडु 1960 के दशक में वापस चला जाएगा और पीएम मोदी को धमकी दे रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, ये डर फैलाने वाली बात है। पीएम मोदी हमारी माताओं और बहनों को सम्मान और प्रतिनिधित्व देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जब सितंबर 2023 में यह बिल संसद में आया था तो इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अब पीएम मोदी इसे जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि महिलाओं को किसी तरह की परेशानी न हो। हम एक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि लोकसभा सीटों में यह बढ़ोतरी संख्या के आधार पर होगी। 16 अप्रैल को बिल देखने से पहले ही सीएम का लोगों के मन में डर पैदा करना निंदनीय है। यह उस शपथ के खिलाफ है जो उन्होंने सीएम के तौर पर ली थी। सम्राट चौधरी के बिहार के बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी का कई सालों से एक बड़ा सपना था कि उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बने। अब नीतीश कुमार को दिल्ली भेज दिया गया है और बीजेपी का एक सदस्य बिहार का मुख्यमंत्री बन गया है, तो अब और क्या हो सकता है। एक बहुत बड़ा सपना था बहुत सालों से कि बिहार में उनका मुख्यमंत्री कभी ना कभी होगा।
अब नीतीश कुमार को दिल्ली में भेज दिया जी और बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया है। और क्या, अब बिहार में नीतीश कुमार जी के राज में 20-22 साल में इतना बड़ा विकास तो नहीं हुआ है। अब देखेंगे सम्राट चौधरी क्या करते हैं। हाल ही में सर, क्योंकि जब नीतीश जी ने इस्तीफा दिया था तो विपक्ष ने कई बातें कही थी, अब इस्तीफा हो गया, सम्राट चौधरी संभाल हो गया। बीजेपी का तो ये प्लान ही रहा था चुनाव से पहले कि नीतीश बाबू को हटाकर बाद में बीजेपी का मुख्यमंत्री है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।